तस्वीरें आपने देखी हैं, यही तस्वीरें ऐतिहासिक याद की जाएंगी आने वाले वक्त में भी, क्योंकि G20 की अध्यक्षता न सिर्फ हिंदुस्तान कर रहा है बल्कि हिंदुस्तान के लिहाज से और दिल्ली के लिहाज से पहला मौका भी है जब 20 देशों के प्रमुख यहां पहुंच रहे हैं। इतना बड़ा इवेंट देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। तैयारियां कैसी हैं, तस्वीरें क्या हैं, एक एक अपडेट इंडिया न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। साथ ही खास मेहमान इंडिया न्यूज के स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ संजीव सिरोही जी हैं, हमारे साथ अरविंद तेजावत जी हैं, जो कि समिट के मायने दर्शकों को आसान भाषा में समझा रहे हैं। बिल्कुल। तो बड़ी खबर भी आपको बता देती कि सुबह से ही G20 देशों के नेताओं का दिल्ली आना जारी है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी आज भारत पहुंचेंगे। जापान के पीएम भी आज भारत आ रहे हैं। कल से दिल्ली में G20 समिट शुरू हो रहा है और इसको लेकर भव्य तैयारियां पूरी दिल्ली में की गई हैं। राजधानी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इंतजार जो बाइडेन का भी किया जा रहा है, जो शाम तक यहाँ पहुंच जाएंगे, क्योंकि अमेरिका से वो रवाना हो चुके हैं। उसके बाद पीएम मोदी से उनकी द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है। कई मुद्दों पर समझौते संभव है। इंटरनेशनल लेवल पर जब कोई समिट होता है या फिर जब कोई वर्ल्ड लीडर्स आपस में मिलते हैं तो वो मुलाकात की जो बॉडी लैंग्वेज होती है ये बड़ा मायने रखती है। और जो टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं वो खास तौर पर आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि जब जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में मुलाकात हुई है तो कैसे जो बाइडेन एक कदम आगे बढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं और दोनों के बीच में जो घनिष्ठता है वो नजर आती है। और दोनों के बीच में घनिष्ठता होने का मतलब सीधे सीधे अमेरिका और भारत के रिश्तों की मजबूती को दिखाता है, दर्शाता है। दिल्ली जहां पर वर्ल्ड लीडर्स के पहुंचने का सिलसिला जारी है, जैसे कि वंदना ने भी बताया कौन कौन से लीडर हैं जो दोपहर में आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो भारत के लिए रवाना हो गए हैं और आज शाम 6:55 करीब वो वक्त बताया जा रहा है जब उनका विमान लैंड करेगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी द्विपक्षीय मुलाकात, जो कि बड़ा चर्चा का विषय बनी हुई है। दिल्ली में आज मोदी और बाइडेन की मुलाकात होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब मुलाकात होगी तो खास मायनों में कौन कौन से मुद्दों पर बात होगी और इस मुलाकात को कैसे देखते हैं। अमेरिका जो 1962 के बाद से अलग अलग मौकों पर हिंदुस्तान का साथ देता रहा है, हिंदुस्तान को सपोर्ट करता रहा है, और जो आज बदलता हुआ भारत है उसमें भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आते हैं। इसको और ज़्यादा हम तफसील से समझेंगे और इस मुलाकात के मायनों को दर्शकों को आसान भाषा में समझाने के लिए, जैसे मैंने कहा कि संजीव सिरोही जी और साथ ही साथ अरविंद तेजावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं और बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को बताएंगे। संजीव सिरोही जी, आज जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से एक दूसरे से मिलने वाले हैं और क्या हम कहें कि एक बार फिर से बॉडी लैंग्वेज वैसी ही नजर आने वाली है जैसे कि इससे पहले भी हमने देखी है। जो बाइडेन एक कदम आगे बढ़ाते हैं और ऐसे मिलते हैं जैसे कोई बहुत घनिष्ठ मित्र हो। रचना जी, जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है। अगर आप ने याद करें तो जैसे पिछले साल बाली में मिले थे जो बाइडेन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से, तो उनकी जब बॉडी लैंग्वेज, वो जब भी मोदी जी को देखते हैं तो वो दूर से उनसे मिलने के लिए इच्छुक होते हैं और जाके मिलते हैं। तो ये एक जो पूरे वर्ल्ड का जो सबसे पावरफुल आदमी है, अगर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को आउट ऑफ द वे जाके मिलता है और हक करता है तो आई थिंक इससे ज़्यादा हमारे देशवासियों के लिए खुशी की बात नहीं हो सकती। नंबर दूसरा, वो ये कहते हैं कि मैं आपके ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं कौन सा राष्ट्रपति है जो प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के, ये मतलब ये कभी हम जब छोटे थे कभी बचपन में सोचा भी नहीं करते थे कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है भारत के प्रधानमंत्री के ऑटोग्राफ मांगेगा। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जून के महीने में अमेरिका गए, वहाँ पे हमने बॉडी लैंग्वेज देखी किस तरीके से मिल रहे हैं। और मुझे लगता है सेम तरीके से जब आज शाम को प्रेसिडेंट जो बाइडेन पहुँचेंगे और जो मोदी जी से जब भी मिलेंगे तो आप ये एक बहुत अच्छा दृश्य होगा जब हम देखेंगे कि दोनों लीडर किस लिए मिलते हैं। और अगर आप देखें तो उसमें जो बाइडेन की तरफ से ज़्यादा खुशी लगती है, मोदी जी के भी लगती है, लेकिन ऐसा लगता है कि दो बिछड़े हुए दोस्त मिले हैं। और ये पूरे भारतवासियों के लिए और हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक सबसे ताकतवर देश का प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से इस तरीके से मिल रहा है। इससे भारत का चाहे व्यापार हो, चाहे मिलिट्री इक्विपमेंट हो, कुछ भी हो, उसका जो है बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। बिल्कुल अरविंद जी, और ये भी कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा घनिष्ठता जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी की नज़र आती है, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं कि वो पीएम मोदी के मुरीद हैं और अमेरिका में भी पीएम मोदी के बहुत से दीवाने हैं। लेकिन हमने देखा भारत में भी जो बाइडेन के बहुत दीवाने हैं। और वाराणसी में एक कलाकार ने बेहद खूबसूरत उनकी पेंटिंग भी बनाई उनके स्वागत के लिए, और वो चाहते हैं कि व्हाइट हाउस में उस पेंटिंग को लगाया जाए।
हाँ बिल्कुल, यह जेस्चर है कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। और दरअसल भारतीयों में अमेरिका को लेकर जो लगाव है वह तो सामने दिख रहा है, पर यह हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य तो कुछ और ही है। हमारे यहाँ के डिप्लोमेट्स इतने चालाक हैं कि उससे संदेश तो ये जा रहा है कि देखो हम विश्व के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, पर अंदर ही अंदर देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय हितों को पूरी तरह से साधने की पूरी तैयारी है। और आपने देखा कि नरेंद्र मोदी के कंधे पे वो हाथ रखकर ऐसे बात कर रहे हैं जो बाइडेन जैसे कि बहुत पुराने दोस्त हो। तो दरअसल कूटनीति में, डिप्लोमेसी में जो बॉडी लैंग्वेज है, बात करने का तरीका है, यह सब कुछ बहुत मायने रखता है। आपको याद होगा कि बिल क्लिंटन जब यहाँ आए थे तो हमारे यहाँ की जो लोक कलाकारों ने कैसे डांस किया था, उनको डांस करवाया था और हाथी पे बैठने के लिए उनसे जो अनुरोध किया था, तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। क्योंकि उस समय रूस का लगातार धीरे धीरे वह कमज़ोर होता जा रहा था और भारत ने यह स्पष्ट संदेश दिया था कि अब हम अमेरिका आपकी तरफ देख रहे हैं, अच्छे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। तो यह सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। भारत की एक विशाल बेरोजगार जनता है, भारत के बहुत कुछ सपने हैं, अर्थतंत्र अभी अपने बहुत सारी चीज़ों पे, हम बड़ी अर्थव्यवस्था है पर आज भी गरीबी बहुत है। इन सब चीज़ों को समाधान पाने के लिए हमारे यहाँ के डिप्लोमेट्स, हमारे राजनीतिज्ञ और मोदी सरकार पूरी तरीके से केंद्रित है, वह उन सब चीज़ों पे ध्यान दे रही है। तो यह जो G20 की जो समिट है, यह एक बहुत ही सुंदर इतिहास रचने जा रही है और भारतीयों के जो सपने हैं उनको साकार करने की ओर हम अब अग्रसर हो रहे हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार मजबूत होता जा रहा है। हम यहाँ सड़कें दुरुस्त कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट जो है वो चीन से खिसक कर भारत की ओर आ रहा है। तो हमें तो बहुत खुशी है और हर एक और खुशी हर देशवासी को इस वक्त हो रही है। जो देश के लोग हैं वो G20 समिट की हर तस्वीर को करीब से देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। दिल्ली के लोग तो देख पा रहे हैं दिल्ली में मौजूद रहते हुए, लेकिन जो दिल्ली के अलावा पूरे देश में लोग बसे हुए हैं वो दिल्ली पर टकटकी लगाकर देख रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा खास मौका है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐतिहासिक ये मौका है। चूंकि संजीव जी, आपने जो बाइडेन का जिक्र किया, आपने कहा कि वो तस्वीर देखने लायक थी, उस पर भी हमने बड़ी चर्चा की थी जब जो बाइडेन ने कहा कि भाई आप तो इतने ज़्यादा लोकप्रिय हैं कि मुझे तो आपका ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा। मुझे याद आती है वो तस्वीर जब 3 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी थे और अभी चूंकि कुछ ही वक्त बीता है, मई की ये बात है, पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने पैर छू लिए, ऑस्ट्रेलिया के पीएम कह रहे थे द बॉस, और जो बाइडेन कह रहे थे भैया आपका तो ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा। इन सभी बातों की चर्चा काफ़ी वक्त तक रही थी और हर हिंदुस्तानी, ये मैं कहूँगी कि आम इंसान, हर तबके का इंसान, उन लोगों के जरिए इन चीज़ों पर बात हो रही थी जो कि पढ़े लिखे भी नहीं है। आज जब G20 की अध्यक्षता हिंदुस्तान कर रहा है, आज जब दिल्ली इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा है, कैसे देखते हैं इस बदलते हुए हिंदुस्तान को? और 10 सितंबर के बाद कैसे हिंदुस्तान अपनी छवि और मजबूत करेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? रचना जी, जो आपने बोला बिल्कुल ठीक है। और आपने ये जो 3 चीज़ें बताई, पैर छूने का, बॉस और ऑटोग्राफ का, ये तीनों चीज़ें इस चीज़ को दर्शाती। और आप फ्रांस को भी अगर याद करें, जब हम फ्रांस पे गए थे मोदी जी, वहाँ पे किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। और सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को लगती है, जो कि एक इंडिकेशन है कि भारत आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो ये है कि मोदी जी जहाँ भी जिस देश में जाते हैं, हमारे भारतीय जो वहाँ पे बसे हुए हैं वो उनका ऐसा स्वागत करते हैं जैसे बिछड़े हुए बहुत सालों से मिले हो। तो ये जो चीज़ें, ये वो वहाँ के जो देश के लोग हैं वो ये देखते हैं कि इस प्राइम मिनिस्टर के देश के वासी जो यहाँ पे रह रहे हैं वो किस तरीके से, मेरे को नहीं लगता कि आज तक कभी भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर का इतना ज़्यादा अपने भारतवासियों ने बाहर के देशों में जाके इतना ज़्यादा स्वागत किया हो। और ये सब चीज़ें इस चीज़ को दर्शाती हैं कि भारत अब जो है एक उड़ान पे है, और वो उड़ान ऐसी है कि वो कितना ऊपर जाएगा। आई थिंक स्काई इज ऑल्सो नॉट द लिमिट। जो स्काई भी है जो है अब लिमिट नहीं है। आप कहीं पे भी देखें, एशियान में मोदी जी जा रहे हैं तो एशियान का पूरा शेड्यूल चेंज किया जाता है मोदी जी के लिए जी। मोदी जी अमेरिका जाते हैं तो वहाँ पे उनका राउजिंग रिसेप्शन होता है, व्हाइट हाउस में उनका रिसेप्शन होता है। मोदी जी जो है नाइजीरिया जाते हैं, ग्रीस जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पे जो है देश का नाम बढ़ रहा है और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और अगर आप इंडिकेशन देखें तो उसमें जो है नाइजीरिया की, कल मैं खबर पढ़ रहा था कि नाइजीरिया में हम $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं।
उधर जो है इजराइल, ग्रीस और साइप्रस का जो एक गठबंधन है जो मेडिटेरेनियन सी में तेल की खोज कर रहा है, वो भी चाहता है कि भारत उसका हिस्सा बने। तो ये मैं कह रहा हूं कि हमारे लिए गोल्डन पीरियड एक स्टार्ट हो गया है और हमारे देशवासियों को इस चीज़ का बड़ा गर्व होना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर मोदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर आज से 20, 30, 40 साल पहले होते तो शायद भारत की पूरी तस्वीर ही पूरी की पूरी बदल जाती। रचना जी। बिल्कुल, और इसीलिए संजीत जी जन लोकप्रिय पीएम मोदी बन चुके हैं और ग्लोबल लीडर के तौर पर उनकी जो छवि है वो हमने पापुआ न्यू गिनी में भी देखी, जैसा कि रचना भी बता रही थी, क्योंकि वहां पर रिवाज को बदला गया। सूर्यास्त के बाद किसी भी मेहमान का स्वागत पारंपरिक तरीके से नहीं होता, लेकिन पीएम मोदी के लिए इस रिवाज को भी तोड़ा गया। क्योंकि हम अमेरिका और भारत की दोस्ती की बात करें तो कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर इसके मायने भी हमें समझने चाहिए। अरविंद जी, क्योंकि आने वाले भविष्य में भारत और अमेरिका की दोस्ती और प्रगाढ़ होने वाली है G20 समिट के बाद, किस तरह से आप देखते हैं कितना बड़ा प्रभाव इसका होगा? बिल्कुल ठीक कह रही है आप वंदना जी। और मुझे याद है कि मैं जब छोटा था, स्कूल में पढ़ा करता था, तो जो विदेश सचिव थे वो वहाँ रहा करते थे। हेनरी किसिंजर या चाहे वो उस जमाने के जो अमेरिकन राष्ट्रपति निक्सन इत्यादि जो थे, वो सब इंदिरा गांधी से एक खास तरीके की घृणा करते थे। और हालांकि यह किसी महिला के लिए इस तरीके की टिप्पणियां बहुत अच्छी नहीं रहती थी, पर वहाँ अमेरिकन डिप्लोमेट्स के बीच में वो भद्दी महिला और इस तरीके की टिप्पणियां किया करते थे। और आज देखिए कि एकदम कैसा माहौल ही बदल चुका है। अमेरिकन राष्ट्रपति आज भारत के प्रधानमंत्री को अपना मित्र बता रहे हैं, उनका ऑटोग्राफ लेना चाह रहे हैं। तो समय बदलते टाइम नहीं लगता है। और हमारे भारत के जो साइंटिस्ट ने, यहाँ के शिक्षकों ने जो एक महान मेहनत की है, हमारे देश के लोगों ने जो अपना महान श्रम जो दिया है इस देश के विकास के लिए, वह एक वाकई अतुलनीय है और अनेक देशों के लिए वह एक प्रेरणादायी है। तो एक बहुत ही शानदार और सुंदर भविष्य की ओर हम आगे अग्रसर हो रहे हैं। हम हमारी जनता के लिए काम ढूंढ रहे हैं और हम वो रास्ता खोज रहे हैं जो मध्य एशिया से होता हुआ वह यूरोप जाएगा, और वहाँ यूरोप से हम इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। G20 का एजेंडा बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। और आप ये देखिए कि हम मानवता की चिंता कर रहे हैं। हमने अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का मेंबर बनाने के लिए हमने आग्रह किया है। हमने महिलाओं के विकास के लिए हमने सोचा है, महत्वपूर्ण चीज़ें सोची है। और आप देखिए कि देश की आधी जनता को आप उनके अधिकारों से महरूम करके पूरे समाज का कैसे विकास करेंगे? अगर सारा ही समाज का विकास करना है तो आधी आबादी को आप नहीं कर सकते। G20 के एजेंडा में ये सारी चीज़ें हैं। और जो कार्बन डेवलपमेंट हैं, एक तरीके से कार्बन के कारण जो पूरे दुनिया का जो सब कुछ खराब हो रहा था, यहाँ का पर्यावरण खराब हो रहा था, हम उसी तरीके से कार्बन की जगह उसको सोलर एनर्जी और बैटरी से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना सुंदर एजेंडा है। और सही मायने में देखा जाए तो लग रहा है कि ये विश्व के लिए है, पर वास्तव में देखा जाए तो भारत के हित सध रहे हैं। और यही मुझे लगता है कि शी जिनपिंग साहब को ठीक नहीं लगा और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को यहाँ भेजा। पर अगर पूरे विश्व की उन्नति हो रही है ना, अगर पूरे विश्व की शांति, सुरक्षा और विकास के लिए अगर भारत कुछ करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को इससे चिंता नहीं होनी चाहिए। और संदेश विश्व में यही जा रहा है कि भारत बहुत कुछ अच्छा करना चाह रहा है विश्व के लिए, पर कुछ देश हैं जो ये चाहते नहीं है कि ऐसा हो। हाँ। तो बहुत ही और एक सुंदर इसीलिए ये भविष्य की ऐतराज ओर बढ़ दिखता रहे भी हैं। है, और इसीलिए शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन नहीं हिस्सा हो रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है, वो बेहतर वही समझते होंगे। लेकिन संजीत जी, 1962 में अमेरिका का हिंदुस्तान को सपोर्ट करना और उसके बाद से अलग अलग मौकों पर अमेरिका का भारत के साथ खड़े रहना, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में जब बदलते हिंदुस्तान की तस्वीर और ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आती है, तो अमेरिका और भारत के रिश्ते भी उतने ही ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पावर सेंटर इस वक्त दिल्ली बना हुआ है, और दिल्ली में जब जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच में मुलाकात होगी, ये रिश्ता और कितना मजबूत होगा। साथ ही साथ आसान भाषा में आम दर्शकों के लिए ये बात समझाइएगा, क्योंकि आम लोग बात कर रहे हैं G20 बेहतर होगा, हम एक्सपर्ट्स के जरिए बता रहे हैं G20 हिंदुस्तान के लिहाज से ये समिट बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाला है, ऐतिहासिक रहने वाला है। लोग पूछ रहे हैं हिंदुस्तान को क्या मिलेगा? रद्दा जी, मैं आपको ये बताऊं कि जैसे आपने 1962 का जिक्र किया, 1962 में जब चीन ने हमारे ऊपर हमला किया था, उस समय अमेरिका ने हमारा साथ दिया था। उसके बाद 1965 तक हालात बदल गए और 1965 में जो है अमेरिका ने
क्योंकि तब तक हम रशिया के थोड़ा क्लोज आने शुरू हो गए थे, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को आप देखें सेबर जेट, पैटर्न टैंक वगैरह सब दिए। उसके बाद भारत और अमेरिका का रिश्ता बिगड़ता चला गया और फिर 1971 में, जैसे हम जानते हैं, उस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था, एकदम शोर मच गया जो लड़ाई हुई पाकिस्तान और हिंदुस्तान की। तो उस समय हुआ कि 7th फ्लीट जो है इंडियन ओशन में आ रहा है। अब लोगों को ये नहीं पता था कि 7th फ्लीट क्या है, लेकिन लोगों को ये डर था कि अमेरिका का अगर कोई चीज़ आ रही है तो वाकई कोई खतरे की बात है। लेकिन रशिया ने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया, रशिया ने भी अपना फ्लीट मूव कराया और वो फिर वहीं पे बात रुक गई। लेकिन अब जैसे जैसे हालात बढ़ते गए तो उसके बाद अभी क्या हो रहा है कि अगर इसको थोड़ा समझना ज़रूरी है, रशिया और चीन अब क्लोज होना शुरू हो गए। और जैसे सबको पता है कि चीन जो है हमारे साथ ना पहले सही था ना अब सही है। अगर यूएनओ में, अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर आज तक हमको सीट नहीं मिली तो वो चीन की वजह से नहीं मिली, क्योंकि हर बारी वो वीटो का इस्तेमाल करता है। तो अभी क्या है, हमारे लिए बहुत समझना और दर्शकों के लिए समझना जरूरी है कि अभी चीन और रशिया इन दोनों का एक नेक्सस है जो कि क्लोज होता जा रहा है। जो अब तक हमको ये गलतफहमी कहो या जो भी हमको सोच थी कि हमारा साथ रशिया देता रहेगा, मुझे नहीं लगता। अब हमको वो टाइम आ गया, हमको अब ये समझना पड़ेगा कि रशिया अब चीन के इतना क्लोज चला गया है कि रशिया जो है हमारा साथ हो सकता है कि न्यूट्रल रहे या हमारा साथ बिल्कुल ना दे, या हो सकता है कि हमारे अगेंस्ट भी जा सकता है। तो इसलिए इंडिया के लिए भी जरूरी है कि वो अब लुक वेस्ट की पॉलिसी करे। जैसे अभी लुक ईस्ट की पॉलिसी है, जिसके लिए लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट, जिसमें जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी इंडोनेशिया होके आए एशियन समिट में, उसी तरीके से लुक वेस्ट एंड एक्ट वेस्ट की पॉलिसी है, क्योंकि अब हमको रशिया के ऊपर भरोसा नहीं है। और ये जो दोनों पुतिन और जिनपिंग जो नहीं आए हैं, हो सकता है आने वाले समय में ये पता लगे कि दोनों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि हम नहीं जाएंगे। तो इसलिए अमेरिका और भारत का जो है इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। ये इंडिया के इंटरेस्ट में भी है और अमेरिका के भी इंटरेस्ट में। दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँ अमेरिका के इंटरेस्ट में क्यों है। फर्स्टली ट्रेड, भारत एक ऐसा देश है जो कि सबसे ज़्यादा वेपन्स को इंपोर्ट करता है, और अमेरिका जो है, अमेरिका के पास वेपन मशीनरी, वेपन फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा है। वो चाहता है कि उनके हथियार, उनके ड्रोन, उनके इंजन वगैरह हम खरीदें। अब इंजन इंडिया में बनेगा, उसकी भी डील होने वाली है। और दूसरी चीज़ जो अमेरिका को सबसे ज़्यादा सता रही है वो ये है कि चीन जो उभर रहा है और साउथ चाइना सी में जो चीन का जो प्रभाव, आक्रमणकारी जो उसका प्रभाव है, उससे जो है, क्योंकि सारा 55 to 60% जो ट्रेड है वर्ल्ड का वो मलाका स्ट्रेट्स या साउथ चाइना सी से जाता है। तो उस समय अमेरिका चाहता है कि कोई ना कोई कंट्री ऐसी होनी चाहिए जो चीन को काउंटर कर सके जी। तो वो आज के दिन अमेरिका को ये दिखता है कि ये भारत ही ऐसा है जो चीन को थोड़ा कंटेन कर सकता है। बिल्कुल संजीव जी, न केवल अमेरिका बल्कि आसियान में भी कई ऐसे देश हैं जो ये चाहते हैं कि भारत को उनका पूरा सपोर्ट करे और चीन को काउंटर करने के लिए खास तौर से सब देश मिलकर काउंटर करें। इसीलिए चीन भी बौखलाया हुआ है और चीन के पीएम की ओर से कहा गया कि शीत युद्ध को रोकना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर हमें कोशिशें करनी चाहिए। किसी एक देश के लिए सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक देश के लिए आगे आने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसको लेकर भी अब इस वैश्विक मंच पर, क्योंकि G20 की मेज़बानी भारत कर रहा है, इस मंच पर किस तरह की बातें होने वाली हैं उस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे क्योंकि G20 की मेज़बानी भारत कर रहा है और भव्यता लगातार दिल्ली में देखी जा रही है। मेहमानों के जरिए भी हम इस समिट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देश की राजधानी है दिल्ली, अलग अलग मौकों पर सजी भी है, सुरक्षा के इंतजाम भी रहे हैं, लेकिन अभी जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उन्हें ऐतिहासिक तस्वीरों के तौर पर देखा जा रहा है। जैसे कि हमने पहले भी कहा, दुनिया का सबसे बड़ा पावर सेंटर इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर देश, जो मजबूत देश हैं दुनिया के, 20 उन मजबूत देशों के मेहमान यहाँ पहुंचे हुए हैं और मजबूती के साथ ही एक साथ रहेंगे। समिट में कई बैठकें होनी हैं। बिल्कुल, भारत की संस्कृति के साथ साथ भारत की शक्ति और सामर्थ्य की झलक भी राजधानी दिल्ली में देखी जा रही है। पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं और ग्राउंड जीरो से भी लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे सहयोगी लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। 6 तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से तैयारियां भव्य रूप से कर ली गई हैं। दिल्ली में दुनिया के दिग्गजों का मंच सजने वाला है।
और G20 को लेकर ये मेगा तैयारियां हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत मंडपम में भी G20 की जो बैठक होनी है उससे पहले लेजर लाइटों से इसे पूरी तरह सजा दिया गया है और ग्लोबल नेताओं का जमघट दिल्ली में लगना शुरू हो चुका है। मोदी के मेहमान यहाँ पहुँच रहे हैं जिनका स्वागत सत्कार करने के लिए पूरी भारत की परंपराओं का यहाँ पर पालन किया जा रहा है और भारत की शान पूरी दुनिया देखने वाली है। ग्राउंड जीरो से देखिए मेरे सहयोगी की खास रिपोर्ट। 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। अगर हम सुरक्षा की बात करें या ट्रैफिक की या फिर वीवीआईपी मूवमेंट के रूट डाइवर्जन या उनको लेकर जो उनकी सुरक्षा को लेकर जो एक पूरा रूट मैप तैयार किया गया, उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज और दूसरी एजेंसियां भी पूरी तरीके से अलर्ट है। किसी भी तरह से सुरक्षा में चूक होने की कोई भी कवायद नहीं है। इस वक्त हम नई दिल्ली पुलिस स्टेशन है पार्लियामेंट स्ट्रीट में, जहां पर ये विक्रांत वकील है जो दिल्ली पुलिस ने G20 के लिए नई दिल्ली में इसको डिप्यूट किया है। ये वो वकील है जो किसी भी तरीके का कोई भी जो यहाँ पर किसी तरीके की अगर कोई भी भगदड़ या कोई हंगामा या किसी तरीके का प्रोटेस्ट होता है उसको निपटने के लिए ये जो विक्रांत है ये पूरी तरीके से तय। इसमें तरह तरह के इक्विपमेंट्स हैं जो हमें रिंकू यादव जो कि इस विक्रांत के बारे में हमें पूरा बताएंगे। रिंकू, G20 के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। कई महीनों से G20 को लेकर रूट मैप तैयार किया जा रहा है, सिक्योरिटी को लेकर एक एक पॉइंट को चेकआउट किया गया है जिससे कि प्रगति मैदान तक किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। कई वीवीआईपी डेलीगेशंस हैं, कई लोग आ रहे हैं 9-10 दिल्ली के लिए और खासतौर से देश के लिए आन की बात है, मेजबानी कर रहा है। तो ये विक्रांत जो है, ये जो गाड़ी है पूरी तरीके से लैस है, ये किस तरह से प्रगति मैदान के पास डिप्यूट किया जाएगा, कैसे वहां पे लगाया जाएगा और क्या क्या इसकी फैसिलिटीज है? ये सर स्पेशली लॉजिस्टिक व्हीकल है जो लॉजिस्टिक के लिए बनाया गया है स्पेशल। अब से पहले क्या होता था, कोई भी डेमोस्ट्रेशन हो या कोई भी वीआईपी मूवमेंट हो, फंक्शन हो, तो वहाँ पे अगर कोई लैंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी पैदा होती थी तो स्टाफ तो टाइमली वहाँ मूव हो जाता, लेकिन उनके पास इक्विपमेंट नहीं होते थे ऑन ग्राउंड जिनकी ज़रूरत होती तो थी। ये लॉजिस्टिक वैन जिसको विक्रांत नाम दिया गया है, ये जिस गाड़ी में जिस विक्रांत में हम मौजूद हैं, ये भारत मंडपम के बिल्कुल क्लोज में इसको डिप्यूट किया जाएगा और इसको वहां पे रखा जाएगा। और पूरी तरीके से अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है G20 के दौरान तो दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अपने लॉजिस्टिक के साथ तैयार है। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये CCTV और टेक्निकली इक्विपमेंट के साथ पूरी तरीके से अपडेट है और एक साथ 400 पुलिसकर्मी इस लॉजिस्टिक के जरिए किसी भी भीड़ पर काबू पाने में सक्षम है। अपने सहयोगी कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज दिल्ली। दिल्ली से जावेद हुसैन की रिपोर्ट आपने देखी और आप समझ रहे हैं कि कैसे G20 समिट को लेकर दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा बलों की निगाहें हैं, हाई टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ साज सज्जा में आपको भारतीय संस्कृति की झलक भी दिखेगी। चूंकि G20 समिट है, जैसे कि नाम से ही मालूम होता है, दुनिया के 20 मजबूत शक्तिशाली देश इसका हिस्सा हैं। गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संजीव जी, आप ही से मैं समझना चाहूंगी, दर्शकों को आसान भाषा में जरूर समझाइएगा। लोग पूछ रहे हैं G20 समिट यहाँ हिंदुस्तान में हो रहा है तो हिंदुस्तान को इससे मिलेगा क्या? मैं कहीं पढ़ रही थी, चूंकि 20 मजबूत और शक्तिशाली देश G20 समिट का हिस्सा हैं। ये वही 20 मजबूत और शक्तिशाली देश हैं जो अगर GDP के लिहाज से देखूं तो 85% पर होल्ड रखते हैं। अगर मैं व्यापारिक दृष्टि से देखूं तो बिजनेस पर 75% पर इनका जो है वो प्रभाव दिखता है। ऐसे में हिंदुस्तान में जब हम बदलते हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, क्या आम लोगों की समस्याएं दूर होंगी, युवाओं की ज़रूरत पूरी होंगी, चाहे वो रोज़गार की हो या फिर जो GDP बेहतर होने का सपना लोग देख रहे हैं, या फिर इकोनॉमी पटरी पर आते हुए जो दिखती है वो तेज़ भागती हुई क्या नज़र आएगी आने वाले वक्त में? श्रद्धा जी, मैं आपको अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो G20 है, ये जैसे पहले भी मैंने बताया था, ये बिल्कुल सही समय पर हिंदुस्तान, भारत जो है इसकी प्रेसिडेंसी कर रहा है। वो मैं क्यों, सबसे पहले जियो पॉलिटिकली और जियो इकोनॉमिकली भारत जो है बिल्कुल सही जगह पे है इस समय। नंबर दूसरा, भारत का जो डेमोक्रेसी है वो अब नीचे लेवल तक के लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है। नंबर तीसरा, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, हम वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब हमारे जो पॉपुलेशन है वो यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ये एक, अगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए एक एसेट का काम करेगा। अभी रहा G20 का,
G20 में G19 कंट्रीज़ हैं, उसके बाद यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं, उसके बाद 9 हमने गेस्ट बुलाए हुए हैं, तो तकरीबन 40-45 कंट्रीज़ के जो यहाँ पे हेड हैं वो इस समय मौजूद हैं। जैसे आपने बताया कि न्यू दिल्ली इज़ ए नाउ पावर स्टेशन, बिकॉज दुनिया के बहुत पावरफुल जो उनके जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर वो यहाँ पे है। अभी इससे भारत को क्या मिलेगा? अगर आप ट्रेड की बात करें, हमारा ट्रेड बढ़ेगा। नाइजीरिया को यहाँ पे बुलाया गया है स्पेशल गेस्ट के रूप में। जैसे मैंने पहले बताया था, नाइजीरिया के साथ हम $14 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसमें हमारी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, उसमें हमारी स्टील, जिंदल स्टील वालों वगैरह जाएंगे, तो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा हमको, और वो रेवेन्यू जनरेट करने से हम अपने देश की तरक्की करेंगे। दूसरा जो बाकी कंट्रीज़ हैं, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में पिछले साल जो है पूरे वर्ल्ड में नंबर पहले या नंबर दूसरे पे थी। जितनी ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी उतना ही हमारे नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। तो जो सबसे बड़ी समस्या आज के दिन है भारत की, वो रोज़गार की है, और रोज़गार मिलना और फिर यंग जनरेशन होना, उसकी वजह से भारत की GDP और बढ़ेगी। तो मैं इस ढंग से देख रहा हूँ, और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये जब 40-45 देशों के जो है हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पे है, और सबके साथ जो है ज़्यादातर कोशिश ये की जा रही है, या तो बायलैटरल टॉक्स हो चुकी हैं या अगले 2 दिन में 3 दिन में बायलैटरल टॉक्स होंगी। और ये भी देखा गया है कि आजकल मल्टीलैटरलिज्म की कोशिश की जा रही है, लेकिन रशिया और वेस्ट कंट्रीज़ के बीच में जितनी दूरी बढ़ती जा रही है, ये जो ये कंट्रीज़ का जो संगठन है, उनमें अब इतना ज़्यादा वो नहीं रहेगा, बायलैटरल पे ज़्यादा जोर होगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर कंट्री के साथ हम जो है द्विपक्षीय वार्ता करें। उससे जो है हमारे ट्रेड का, हमारी इन्वेस्टमेंट का, हमारी उन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा होगा, जिससे भारतवर्ष और ज़्यादा बढ़ेगा। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जिस तरीके से हमारी GDP बढ़ रही है, मुझे कोई डाउट नहीं है, जैसे मोदी जी भी कहते हैं, अगले 2-3 साल में हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। और अरविंद जी, इसीलिए क्योंकि 15 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी भी है प्रधानमंत्री मोदी की, उसमें भी इन सब चीज़ों पर चर्चा की जाएगी, और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि जो G20 का विजन है उसे और आगे बढ़ाना होगा, उसे थोड़ा सा बदलना होगा, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन पर भी फोकस करना होगा, और सब लोग मिलकर अगर G20 जैसे पावरफुल मंच पर एक साथ बातचीत करते हैं, डेवलपिंग नेशंस को मुख्य धारा से जोड़ने की बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी पर भी बूस्टअप मिलेगा, इन कंट्रीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल वंदना जी, आपने ठीक कहा। और आगे आने वाली दुनिया दरअसल युद्ध की दुनिया नहीं है, और आपने जिन 15 देशों का जिक्र किया है वो कोई ऐसे देश नहीं है जो कि उनकी गिनती बाकी के 195 देशों में की जाए। वे देश हैं जो इस समय विश्व के सबसे मजबूत और ताकतवर देश है, और मोदी साहब इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि भारत की विदेश नीति के सामने अभी क्या संभावनाएं हैं और अर्थनीति के सामने समस्याएं क्या है। विदेश नीति के रास्ते से हम अपनी अर्थनीति को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल जैसा कि कर्नल साहब ने बताया कि भारत के पास समस्या ये है कि हमारे पास जो युवा हैं वो बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है, और अगर इस समय हमने उनको रोजगार नहीं दिया तो उनकी पूरी जो जवानी है, उनकी पूरी ताकत है, वह ऐसे ही जाया चली जाएगी, और उस शक्ति का इस्तेमाल राष्ट्र के विकास में नहीं हो पाएगा। तो हमें उन हजार युवाओं के हाथों को काम देना है, और उसके लिए हमें हमारी अर्थव्यवस्था में वह संभावनाएं पैदा करनी पड़ेगी। उत्पादन बहुत तेज़ी से करना होगा, और एक तरीके से भारत को विश्व की फैक्ट्री बनना होगा। आज तक होता ये आ रहा है कि हम केवल टर्सरी सेक्टर में ही ठीक है। मतलब ये हुआ कि भारत जो सेवाएं प्रदान करने के मामले में ठीक है, वह खासकर यूरो अमेरिकन कंट्रीज़ में बहुत सारे भारतीय वहाँ नौकरी कर रहे हैं। हम चाहे वो इसरो ले लें, इसरो के साथ साथ जो नासा है, वहाँ अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, वहाँ है, या हम सिलिकॉन वैली का नाम सुनते हैं, तो पूरे अमेरिका में और वहाँ पे यूरोप में वो हम देखते हैं कि वहाँ भारतीयों की उपस्थिति है। पर खुद भारत में दरअसल रोजगार की संभावनाएं बहुत कम नज़र आती है। तो हमें हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करना पड़ेगा, हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना होगा,
और यह सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। भारत में सूरज रहता है तो उस सूरज का भी हमें इस्तेमाल ये करना पड़ेगा कि हम सोलर एनर्जी को लगातार बढ़ाएं, और वो हम कर रहे हैं। हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और यह सब वह प्लेटफॉर्म है और भारत ये कर रहा है। देखिए बहुत सारे जो खाड़ी देश हैं जहाँ पर इस्लाम धर्म का काफ़ी प्रभाव है, और देखिए उनमें से बहुतों को हमने अतिथि के रूप में इस सम्मेलन में आमंत्रित किया है, और इसका फ़ायदा हमें आगे आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र होने के बावजूद इस्लामिक देशों की तरफ से अब उसके पास वह सपोर्ट नहीं है जो किसी ज़माने में हुआ करता था, चाहे वो 71 का युद्ध हो या इससे पहले की बातें हो। तो दुनिया बदल रही है, भारत की तरफ देख रही है, और एक बहुत ही सुनहरा भविष्य है वह हम उसकी तरफ देख रहे हैं। और इन सुनहरे पलों के साक्षी बन रहे हैं आप और हम भी, और देश इन तस्वीरों पर बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहा है। अरविंद मोहन सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो G20 समिट को लेकर एक एक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे। साथ ही साथ अरविंद सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं 1 वर्ल्ड 1 फैमिली 1 फ्यूचर, इस स्लोगन का क्या मतलब निकाले हिंदुस्तान के लिहाज से? नहीं, ये बहुत बड़ा मौका है भारत के लिए, और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और मौका इसलिए भी है कि दुनिया की जो अभी की बड़ी ताकतें हैं, अब दो ध्रुव उस तरह से पुराना नहीं रह गया, अभी जो दो ताकतें हैं उन दोनों में एक किस्म की राइवलरी अभी भी चल रही है, और बहुत साफ हर मसले पर दिखाई दे रहा है। यूक्रेन का मामला हो या इस पूरे इलाके में के समुद्र पे, कि अमेरिका और चीन एक दूसरे के खिलाफ। यूरोप अब उतनी बड़ी भूमिका में नहीं रह गया, यूरोप की ताकत अपनी जगह है, लेकिन चीन और अमेरिका और चीन के साथ रूस और बाकी सारी चीज़ें, इन सब के बीच संवाद करा सकने वाली स्थिति, पंचायत करा सकने वाली स्थिति, पंच बनने वाली स्थिति नरेंद्र मोदी की और भारत की है। तो ये स्थिति दुनिया में इस किस्म की स्थिति में भारत निर्गुट आंदोलन और साउथ साउथ डायलॉग और नॉर्थ साउथ डायलॉग जो होते रहे हैं उनमें भारत की भूमिका थी, उसको आप इनकार, लेकिन वो कमज़ोर देशों का ही मामला था कि उनके आपस सहयोग में कैसे हो, अमीर देशों से उनके रिश्ते कैसे हों, उनसे कैसे डील किया जाए, तो वो एक तरफा मामला था। आज की तारीख में ये दुनिया का असल में टॉप है, दुनिया का ये शीर्ष है, ताकत के हिसाब से, अर्थव्यवस्था के हिसाब से, मिलिट्री की ताकत के हिसाब से, हर तरह से ये दुनिया का शीर्ष है। और इसमें भारत को कई तरह के एडवांटेज हैं। एक तो अर्थव्यवस्था जिस तरह से बढ़ रही है, उससे भी ज़्यादा डेमोक्रेटिक व्यवस्था इतनी मजबूती से यहाँ बनी हुई है, जो काफ़ी सारे देशों में, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश को छोड़ दीजिए, तो काफ़ी सारे देशों के लिए वो एक्सपेरिमेंट अभी भी चल रहा है, और उनके यहाँ के लोकतंत्र पे या उनके यहाँ कानून के राज पे अभी भी शक है। इवन चीन पे भी शक है, रूस पे शक है। तो वैसी स्थिति में भारत काफ़ी बड़ी भूमिका निभा सकता है, और कुछ चीज़ों की पहल इस बार दिखाई दे रही है। सिर्फ यूक्रेन का मसला या बायलैटरल बातचीत का मामला नहीं है। जैसे क्रिप्टो करेंसी पे इस बार काफ़ी बड़े पैमाने पे मुझे लगता है कोई फैसला यहाँ होगा, कुछ फैसला लेके लोग जाएंगे, क्योंकि आज की इकोनॉमी दुनिया की जिस तरह से चल रही है उसमें करेंसी का आना जाना और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन अपनी जगह है। और फिर ये जो करेंसी के नए रंग रूप आ रहे हैं वो आगे की इकोनॉमी में महत्वपूर्ण होंगे। बिल्कुल, क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी क्योंकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि इस पर एक राय सब देशों की होनी जरूरी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। मनोहर केसरी मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं दिल्ली से, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी चर्चा लगातार जारी रहेगी। G20 को लेकर जो मेजबानी भारत कर रहा है और उसकी भव्यता दिल्ली में देखी जा रही है, पल पल की तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे।